नमस्कार मित्रों। रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशंस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक हमें उसमें इंक्लूड करने होते हैं, किस तरह बनाया जाता है, क्या मिस्टेक हम कर सकते हैं, वो ना करें तो हमारा बेहतर प्रपोजल प्रेजेंटेशन बन सके, इनके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश में हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ना ये सिर्फ गुजरात के लिए है, क्योंकि सब देखते हैं तो फिर सबके लिए ये यूज़फुल हो। और वैसे भी इफ़ यू वांट टू कम इन रिसर्च दैन मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश अवेलेबल है, तो हमें इससे थोड़ी फेमिलियर होना पड़ेगा। तो स्वागत है आप सबका। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हाउ टू प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, तो मैं ये जो दिखाने जा रहा हूँ वो जनरल फॉर्मेट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स दिखाने जा रहा हूँ। मतलब इसमें छोटी बड़ी चेंजेस हो सकती है। आप अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाने के बाद कोई एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट के टीचर से दिखाइए, वो कहे उस तरह उसके अंदर चेंजेस कर दीजिए, तो आपका एक बहुत ही बेहतर एक रिसर्च प्रपोजल बन सकता है। तो चलिए, अब रिसर्च प्रपोजल जब मैंने बनाया था ना, 16 जून को मैंने रिप्रेजेंट किया था, आज 15 जून है। तो जो फर्स्ट प्रिपरेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड जो थी ना, वो इस तरह बनाना आप, जैसे कि प्रपोजल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी टू द वी नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका नाम हमें लिखना है। फैकल्टी दिखाइए, सब्जेक्ट, टाइटल ऑफ प्रपोजल देखिए, फॉर्मेट देखिए, और फिर अपना नाम, कैंडिडेट। ओके, डोंट राइट डॉक्टर, क्योंकि अभी हम बनेंगे इसलिए यहाँ अकॉर्डिंग टू योर लिखना है। चलो, रिसर्च प्रपोजल के अंदर सबसे पहले जो मेन है वो है टाइटल ऑफ द रिसर्च। हमारी रिसर्च का टाइटल क्या होगा? तो अगर हम ये कहें कि टाइटल होना कैसा चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च टाइटल कैसा होगा? क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, मतलब हम समझ सके। और हम तो छोड़ो, द टाइटल शुड क्लियरली इंडिकेट्स द टॉपिक ऑफ द रिसर्च। टाइटल पढ़ने से जो भी पढ़ रहा है उस पर्सन को ये क्लियरली समझ में आ जाए कि आपकी रिसर्च किस बारे में है, आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं। उसके पूरी एक जो टाइटल है वो पढ़ने से उसके बारे में डिटेल से उसे समझ में आ जाए, ऐसा टाइटल होना चाहिए। अब जनरली जो टाइटल है वो कंसाइज एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब हो सके उतना छोटा, और इम्पोर्टेंट वर्ड इंक्लूड करने हैं। इंडिकेट्स द स्कोप ऑफ द स्टडी, मतलब वो पढ़ने से पता लगे कि इसके अंदर रिसर्च करने के स्कोप क्या है। रिलेवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम, आप जो रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेवेंट होना चाहिए। साइंटिफिकली एक्यूरेट होना चाहिए। अब देखो, जिस फील्ड में अब आप आ रहे हो रिसर्च, उसके अंदर वर्ड्स, राइटिंग, प्रेजेंटेशंस वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए। आप जो भी वर्ड यूज़ करो वो रिसर्च के उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वैल्यूएबल और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया। अब आप राइटिंग भी सीखनी होगी, परफेक्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है। ओरिजिनल एंड इनोवेटिव, ओरिजिनल, किसी से चुराया हुआ नहीं। एग्जाम्पल ऑफ गुड रिसर्च टाइटल, मैंने कुछ ऐसे निकाले हैं कि आप कैसे कैसे टाइटल्स बना सकते हैं। देखिए, अगर केमिस्ट्री है, ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैंने पहले लिया, ग्रीन सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यूजिंग रिसाइकेबल कैटालिस्ट। अगर आप हेट्रोसाइक्लिक पर रिसर्च करना चाहते हैं यूजिंग रिसाइकेलेबल कैटालिस्ट, तो मैंने एक जोड़ के बना दिया। एजुकेशन में इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल लर्निंग ऑन
academic achievement of secondary school students. कॉमर्स वाले फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर अमॉन्ग यंग एडल्ट्स. मैनेजमेंट में इन्फ्लुएंस ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. सोशियोलॉजी, social media uses and its impact on youth behavior. Environmental science, assessment of water quality and public health risk in urban areas. Computer science, application of artificial intelligence in personalized learning system. तो ये ऐसे टाइटल हम बना सकते हैं. वर्ड साइंटिफिक रिसर्च क्लियरली पता चले कि इनकी रिसर्च किस बारे में है. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो चाहिए, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट. तो आपको शायद पता हो ना हो, इसीलिए मैंने हर एक की मीनिंग निकाले हैं. तो व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट? एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ ब्रीफ एंड कंसाइज समरी ऑफ द एंटायर रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च स्टडी. पूरे रिसर्च प्रपोजल की या तो रिसर्च स्टडी की ब्रीफ और एक छोटी सी समरी है जो एक पैराग्राफ में हमें दिखानी होती है, जनरली 300 to 500 वर्ड्स में. इट गिव्स अ रीडर्स अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च विदाउट रीडिंग द फुल डॉक्यूमेंट्स. आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़े बगैर एब्स्ट्रैक्ट से ही पता चले कि ये किस बारे में रिसर्च कर रहे हैं. प्रॉपर टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री का बच्चा है और कोई वो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहा है तो उसके बारे में लिखना है. कोई फिजिकल केमिस्ट्री के कोई पैरामीटर्स उसको मेजर करने हैं, इफेक्ट देखनी है, ओके, तो उसके बारे में लिखेंगे. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. अगर आप भी अपना जब टाइटल बनाना या तो रिसर्च की टॉपिक ढूंढो ना, तो क्या करो कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो. एब्स्ट्रैक्ट से ही आपको रिसर्च के बारे में पता लगेगा. पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, हम एब्स्ट्रैक्ट को क्यों रखते हैं? द एब्स्ट्रैक्ट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड. रीडर्स को ये समझ में आ सके व्हाट इज द रिसर्च इज अबाउट. रिसर्च किसके बारे में है? वाई द रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट. आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं? वॉट प्रॉब्लम इज़ बीइंग एड्रेस्ड. कौन सा प्रॉब्लम अभी चल रहा है? जो रिसर्च आप करना चाहते हैं वो एक प्रॉब्लम ही है, उसे आप सॉल्व कर रहे हो. हाउ द रिसर्च विल बी कंडक्टेड. किस तरह इसे कंडक्ट किया जा सकता है? वॉट आउटकम्स आर एक्सपेक्टेड. और इससे हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है? देखो, रिसर्च का मतलब ये नहीं कि जिस फील्ड में जा रहे हैं, जो टॉपिक पर काम कर रहे हैं, वो सॉल्व ही हो जाएगा. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. छोटे से वर्ड में कहे तो अ रीडर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द रिसर्च बाय रीडिंग ओनली द एब्स्ट्रैक्ट. सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से ही रीडर को ये पूरे टॉपिक के बारे में पता लग जाए, उसे ही कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट. मैं लास्ट में अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा कि मैंने किस तरह बनाया था. हालांकि हम तो इतने नहीं परफेक्ट बना सके थे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एब्स्ट्रैक्ट. अ गुड एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्लियर एंड कंसाइज, क्लियर पता चले कि ये किसके बारे में है. फॉर एग्जांपल चाल्कॉन एंड pyrimidine डेरिवेटिव ड्रग्स, तो उसके बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दो. सेल्फ कंटेन, एक्यूरेट, इंफॉर्मेटिव, ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी डिटेल. देखना, एब्स्ट्रैक्ट बहुत छोटा होता है पर इम्पोर्टेंस वर्ड के साथ बनाया जाता है, क्योंकि उस छोटे से पैराग्राफ में आप कोई अननेसेसरी वर्ड मत डालना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो आपके लिए ही दिक्कत होगी. राइटिंग इन अ सिंगल पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ में लिखो. जनरली जो है वो 250, 500, 300, 500 के बीच में इसे आप लिखिए.
कॉमन मिस्टेक इन राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जनरली कौन कौन सी मिस्टेक कर सकते हैं? इंक्लूडिंग डिटेल लिटरेचर रिव्यू। अब जब आप टॉपिक रिसर्च करोगे तो टॉपिक रिसर्च करने के लिए पहले आपको लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आप जो जो मिलेगा वो सब उठा लोगे, क्योंकि नया है तो आपको जोश रहेगा, ये डाल दूँ, ये डाल दूँ, ये डाल दूँ। नहीं, तो डिटेल लिटरेचर रिव्यू नहीं डालना है हमें, हमारे टॉपिक के रिलेटेड, और वो भी बहुत छोटा समरी टाइप। राइटिंग टू मच बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, डोंट राइट लाइक के वो इंफॉर्मेशन टाइप हो, नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ नहीं देनी है। उसके अलावा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, वहाँ हम उसे दिखा सकते हैं। एडिंग रेफरेंसेस एंड साइटेशन, कई लोग रेफरेंस डाल देंगे, नहीं करने हैं। इंक्लूडिंग टेबल्स एंड फिगर्स नहीं होने चाहिए। यूजिंग एब्रीवेशंस विदाउट एक्सप्लेनेशन। राइटिंग वेज स्टेटमेंट्स, जो काम के ही नहीं है ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे। एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट, हम शायद बहुत लंबा लिख दे, तो ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। एब्स्ट्रैक्ट जितना अच्छा होगा, आपकी प्रपोजल की वैल्यू, आपकी प्रेजेंटेशन की वैल्यू, आपके काम की वैल्यू वहीं से दिखेगी। इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स, इंट्रोडक्शन क्यों लिखते हैं? इंट्रोडक्शन से हम क्या जानते हैं उस प्रपोजल के बारे में। बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च एरिया, इसके अंदर कौन कौन सी इन्वेंशन हो चुकी है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, करंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, पास्ट में क्या था, अभी क्या चल रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्यों है। देखो, कुछ भी रिसर्च की कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, इम्पोर्टेंस होती है। नेशनल एंड ग्लोबल रिलेवेंस, देखना जब प्रपोजल प्रेजेंट करोगे तो हो सकता है कोई पूछे कि व्हाई डू यू वांट टू दिस रिसर्च, आप ये रिसर्च करना क्यों चाहते हैं। इसीलिए रिसर्च जस्टिफिकेशन, नीड फॉर द स्टडी, क्यों ये पढ़ना है, क्यों आप ये रिसर्च करना चाहते हैं, इससे सोसाइटी को, नेशन को, यूनिवर्स को क्या लाभ होगा। व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होता क्या है। द इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट मेजर सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। इट इंट्रोड्यूसेस द रिसर्च टॉपिक, एक्सप्लेन्स द बैकग्राउंड, establishes the importance of the study, identifies the problem and leads to the reader towards the research objectives. इंट्रोडक्शन पढ़ने से क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो रिसर्च टॉपिक है उसके बारे में पता चलेगा। एक्सप्लेनेशंस ऑफ द बैकग्राउंड, पास्ट क्या था, इसकी भी इम्पोर्टेंट क्या है, हम ये क्यों पढ़ना चाहते हैं, और इससे हमें क्या क्या आगे जाके फ़ायदे हो सकते हैं। सिंपल वर्ड में अगर कहे तो इंट्रोडक्शन आंसर्स द क्वेश्चंस। कौन सा, व्हाई इज़ द रिसर्च नेसेसरी, रिसर्च क्यों ज़रूरी है, आप जिस टॉपिक के बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी ज़रूरत क्यों है, वो इंट्रोडक्शन से पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी इंसान को मिलने जा रहे हैं और कोई अदर पर्सन साथ में है और वो हमें इसे इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो किस तरह इंट्रोड्यूस करवाएगा कि हमें इसकी महत्वता, मतलब इम्पोर्टेंस पता चले। ओके, फोर्थ पॉइंट होना चाहिए एम, रिसर्च प्रपोजल में। एम ऑफ द स्टडी, स्टडी की एम क्या है, लाइफ की एम होती है, उसमें भी एम है। द एम ऑफ द स्टडी इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब्स द ओवरऑल पर्पस और अल्टीमेट गोल ऑफ द रिसर्च। आपके रिसर्च की गोल क्या है। आई थिंक सब ने 5th ग्रेड से लेके एम लिखा है, पहले 5th से ही लिखा, भले साइंस में गए हो ना गए हो, पर एम सब में लिखा है प्रैक्टिकल की बुक के अंदर। इट टेल्स द रीडर, एम पढ़ने से रीडर को क्या पता चलेगा, व्हाट डज द रिसर्चर वांट टू अचीव थ्रू दिस स्टडी। ये स्टडी से जो रिसर्चर है वो क्या स्टडी करना चाहते हैं। द एम इज अ जनरल एंड comprehensive while the objectives are specific steps taken to achieve that aim.
कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू हम ये हासिल करेंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एम कैसा होगा? तो क्लियर एंड कंसाइज, ब्रॉड बट फोकस्ड। क्लियर, मुझे ये निकालना है, जैसे कि मैंने लिखा था कि हीट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस करना है यूजिंग रिसाइकेबल कैटलिस्ट, तो उसको यूज करके हमें एम बनाना है। ब्रॉड एंड फोकस बट फोकस, रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, मतलब कर सके। रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम, कोई और जगह से उठा के नहीं लाना है। यूजुअली रिटन इन वन सेंटेंस, एक या एक से थोड़ा बढ़ जाए तो चले, पर जितना छोटा हो उतना अच्छा। जैसे कि मैंने ग्रीन सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यूजिंग रिसाइकेबल कैटलिस्ट, ये मेरा टाइटल अगर है तो एम कैसा होना चाहिए? टू डेवलप एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथोडोलॉजीज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यूजिंग रिसाइकेबल कैटलिस्ट, वहीं से उठाया है। अगर कॉमर्स के टाइटल ऐसा होता फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग कॉलेज स्टूडेंट, तो वो एम कैसा बना सकते हैं? टू असेस द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपका टाइटल ऐसा है तो आप इस तरह उसके एम बना सकते हैं। ओके, अब क्या मिस्टेक इसमें होगी? राइटिंग टू मैनी एम्स, एक ही एम होना चाहिए, एक से ज़्यादा एम नहीं लिखना है। मेकिंग द एम टू ब्रॉड, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं चला जाना। राइटिंग ऑब्जेक्टिव इंस्टेड ऑफ एन एम। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? आपको पता, आप कहोगे कि सर ऑब्जेक्टिव है क्या, तो हमें पता चले ना कि ये एम लिखा है, ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वही है। यूजिंग विच वर्ड्स लाइक स्टडी समथिंग, ऐसे वर्ड नहीं लिखने हैं, स्टडी समथिंग, नो अबाउट, जो रूटीन में हम बहुत सारे यूज़ करते हैं, नहीं, ऐसे नहीं करने हैं। इंक्लूडिंग मैथोडोलॉजी इन द एम। अब मैथोडोलॉजी क्या है तो वो भी मैं ला रहा हूँ। पहले देख लेते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो व्हाट आर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, वो होता क्या है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द प्रिसाइज टास्क और स्टेप्स द रिसर्चर विल undertake to achieve the overall aim of the study. Overall aim of the study, स्टडी करने की जो पूरी एम है, बराबर, उस रिसर्चर को स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स से ये डिस्क्राइब होगा। प्रिसाइज मतलब छोटे से बहुत लार्ज मीनिंग में, कि कौन से स्टेप से आप ये अचीव करोगे। ओके, सिंपल वर्ड में कहूँ, द एम टेल्स व्हाट द रिसर्चर वांट टू अचीव, while the objective explain how the researcher will achieve it। देखो, मैंने एम और ऑब्जेक्टिव की डिफरेंस दिखाने की ट्राई की। एम से क्या पता चलेगा? what the researcher wants to achieve, रिसर्चर को क्या अचीव करना है। पर ऑब्जेक्टिव से पता क्या चलेगा? एक्सप्लेन हाउ द रिसर्चर विल अचीव इट, कैसे उसे अचीव करेगा, स्टेप्स के बारे में पता, प्लान के बारे में पता लगेगा। Objectives act as a roadmap or for the research and guide the methodology, data collection, analysis and conclusion। तो aim क्या पाना है और objective कैसे पाना है। ओके, एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट। तो मैंने ऑर्गेनिक का इसलिए लिया, मेरा सब्जेक्ट है इसलिए, बाकी आप बना सकते हो। तो देखो, टू सिंथेसाइज सिलेक्टेड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यूजिंग रिसाइकेबल कैटलिस्ट टू ऑप्टिमाइज रिएक्शन कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड। तो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। 6 है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये जब रिसर्च स्टार्ट करोगे तब सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है, यहाँ से ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं, जो बच्चे आजकल पढ़ते ही नहीं हैं। What is the review of literature? A review of literature is a systematic and critical examination of the previously published research, books, articles, thesis, reports and other scholarly sources related to your research topic। हमारे रिसर्च टॉपिक के रिलेटेड आगे जो हो चुका है वो हम
पढ़ेंगे, प्रीवियसली पब्लिश्ड रिसर्च पेपर होंगे, बुक्स होगी, आर्टिकल्स होंगे या तो थीसिस होगी, वहाँ से हम उसे निकालेंगे कि इस टॉपिक पर अभी कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है और उसके रिलेटेड हम नया एक क्या रिसर्च कर सकते हैं वो ढूंढेंगे। सोर्सेस फॉर लिटरेचर, अब आप लिटरेचर कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके सोर्स कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। तो एक रिसर्च आर्टिकल है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स है, थीसिस एंड डिसर्टेशंस है, किसी ने किया हो तो उसे तो अच्छा पता होगा, पैटर्न्स किसी ने करवाई हो उससे पता चलेगा। सेकेंडरी सोर्स जो है वो आर्टिकल्स है, बुक्स है, ऑनलाइन डेटाबेसिस है, साइंटिफिक रिसर्च जैसे कि गूगल स्कॉलर है, स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, पबमेड, साइंस डायरेक्ट, इसमें मैंने एक लिखना भूल गया हूँ, शोध गंगा, वहाँ से भी पता चलेगा आपको। 7 रिसर्च मेथोडोलॉजी। व्हाट इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी? रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या? तो research methodology is the systematic plan that explain how the research will be conducted to achieve the research objectives and answer the research question. Research methodology क्या है? Systematic plan है, scientific एक systematic plan के जो हमें ये explain करेगा how the research will be conducted, research कैसे conduct करोगे, टू अचीव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, हमने जो ऑब्जेक्टिव में लिखा है मुझे ये पाना है, ये पाना है, ऐसे पाना है, एंड आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, क्यों ये कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या रिजल्ट मिलेगा। इन द सिंपल वर्ड, रिसर्च मेथोडोलॉजी आंसर द क्वेश्चन हाउ विल द रिसर्च बी कैरिड आउट। It is one of the most important section of the research proposal because it demonstrates that the study is scientifically sound, reliable and visible. देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या बता देगा हाँ पढ़ने वाले को, स्टडी इज साइंटिफिकली साउंड, एक रूल्स एंड रेगुलेशन वाला पूरा, रिलायबल होना चाहिए और फिजिबल मतलब वर्केबल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो एक्सप्लेन हाउ द डेटा विल बी कलेक्टेड, आप कैसे उसे कलेक्ट करोगे, एक्सप्लेन हाउ डेटा विल बी एनालाइज्ड, कैसे उसे एनालिसिस करोगे, एंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, क्योंकि ये होना ज़रूरी है, नहीं तो मतलब ही नहीं है रिसर्च का। तो जस्टिफाई द रिसर्च डिज़ाइन, आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे पाया, कैसे मिला, ये मिला ही है, ये करेक्ट है। एनेबल अदर रिसर्चर्स टू रेप्लिकेट द स्टडी, ताकि और किसी को प्रेरणा मिल सके कि हम ऐसे कर सकते हैं। 8 है वर्क प्लान। अब आपको वर्क प्लान देना होगा, मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ से लेके आप ख़त्म करोगे तो आप किस तरह इससे पूरा जाओगे। What is a work plan? A work plan is a detailed schedule of all research activities that will be carried out during the study. अब स्टडी के दौरान किस तरह जाओगे। It shows that activities will be done, when they will done, how long they will take. कैसे करोगे, कितना टाइम लगेगा, प्लानिंग करनी है। सिंपल वर्ड में कहे, वर्क प्लान इज अ रोड मैप और टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट। आप कैसे कंप्लीट करोगे, कितने टाइम में कंप्लीट करोगे। इट हेल्प्स द रिसर्चर, सुपरवाइजर, यूनिवर्सिटी एंड फंडिंग एजेंसी अंडरस्टैंड वेदर द प्रपोज्ड रिसर्च इज विजिबल विथ इन अवेलेबल टाइम। इतने टाइम में इतना काम होगा, ये मेरा प्लान है। हाँ, मैंने कुछ बनाया है सेमेस्टर के हिसाब से, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में अब मतलब अब जब शुरू करोगे, पर हमारे यहाँ क्या है, पहले 2 सेमेस्टर में कोर्स वर्क है, पर इन दौरान आप यही करते हो, जैसे कि टॉपिक सिलेक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ये साथ में लिखना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, लिटरेचर रिव्यू से ही प्रॉब्लम पता चलेगा, रिसर्च गैप एनालिसिस। सेकेंड सेमेस्टर में आप बताओ कि भाई प्रपोजल राइटिंग, रिसर्च, वो आप यहाँ मत लिखना क्योंकि आपको तो पहले दिखाना है। डिज़ाइन, मैथोडोलॉजी, डेवलपमेंट, कोर्स वर्क कंप्लीशन, उसकी एग्ज़ाम आती है, उसकी प्रिपरेशन। थर्ड सेमेस्टर में डेटा कलेक्शन, एक्सपेरिमेंटल, जैसे कि कोई कॉमर्स वाला है तो डेटा कलेक्शन कर रहा होगा, केमिस्ट्री में तो कोई सिंथेसिस वर्क कर रहा होगा। वर्क प्रिलिमिनरी एनालिसिस, फिर उस वर्क को देखा जाएगा कि भाई जो कर रहे हैं वो बराबर है, वो जा रहा है, वर्केबल है। फोर्थ सेमेस्टर में
कंटिन्यूटी डेटा कलेक्शन और एडवांस एनालिसिस, मतलब यहाँ हमें सक्सेस मिली तो और आगे जाओ, हम और इसको एक्सटेंड करके ले जाएंगे। 5th सेमेस्टर में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, जो रिसर्च हुई है उसकी इंटरप्रिटेशन चाहिए, रिसर्च पेपर लिखेंगे, है ना, रिसर्च पेपर राइटिंग। 6th सेमेस्टर में थीसिस लिखो, सबमिशन करो, वाइवा की प्रिपरेशन। तो ऐसे मैंने 6 सेमेस्टर दिखा है, आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंसी। यू कैन राइट या तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या तो गाइड जो कहे उस तरह उसे आप बदल देना। 9th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेफरेंसेस। अब ये रेफरेंसेस होता क्या है, देखो जैसे कि कुछ इंसिडेंट हुआ तो कल के न्यूज़पेपर में आएगा, तो दो लोगों को पता चलेगा कि ये यहाँ हुआ है। उसी तरह रिसर्च के अंदर आपने जो रिसर्च की है या तो किसी ने भी रिसर्च की है, वो रिसर्च पेपर के थ्रू लोगों को बताएगा कि ये रिसर्च वर्क है, उसे रिसर्च पेपर कहते हैं। अब इसमें हमें क्रेडिट देनी है, क्रेडिट या इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो आप मिस्टर, मिस या मिसिस से डॉक्टरेट हो जाओगे, उसके लिए आपकी जो गाइड है, रिसर्च सुपरवाइज़र है, आपकी कॉलेज या तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटीज़ की जो RAC कमेटी है, बराबर, उन कमिटीज़ के जितने भी मेंबर्स है, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, इन सब का रोल है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशंस है, इन सब का रोल है। इन सब ने आपके लिए वर्क किया है वहाँ से लेके उस तक सफ़र का, उन सब का हमें एक्चुअली आभार व्यक्त करना चाहिए। उसी तरह रिसर्च में रेफरेंस के थ्रू हम रिसर्च करने वाले को क्रेडिट देते हैं। What are references? References are the list of all source, books, journal articles, thesis, reports, websites, conference papers that you have consulted and cited in your research proposal. आपने रिसर्च पेपर में जो टॉपिक लिए होंगे, जो स्टेटमेंट्स लिए होंगे, जो चीज़ यूज़ की है वो किसी इसी मटेरियल के थ्रू ली होगी, तो उनको मेंशन करना है, दिखाना है। कैसे? मैं अपना रिसर्च प्रपोजल आपको भी दिखा रहा हूँ। सिंपल वर्ड में कहे तो रेफरेंसेस एक्नॉलेज द वर्क ऑफ द अदर रिसर्चर्स एंड प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर इंफॉर्मेशन यूज्ड इन योर रिसर्च। मैं आपको कहूँ कि आपकी रिसर्च जब कंप्लीट हो जाए तो आपकी रिसर्च के टॉपिक अवेलेबल हो गए, कि आप नहीं चाहोगे कि उसको यूज़ करके कोई और रिसर्च आगे ले जाए, तब अगर वो आपका नाम ना लिखे तो कैसा लगेगा आपको, इसलिए उसे क्रेडिट देनी आवश्यक है। अब वाई आर रेफरेंसेस इम्पोर्टेंट, तो गिव क्रेडिट टू ओरिजिनल ऑथर। ओरिजिनल ऑथर को हम क्रेडिट देंगे, उसने ही तो हमें ये सोच दी ना कि भाई आप ये काम करो। आज के इस टाइम में, करंट टाइम में कोई हमें हेल्प करे ना, वही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। शायद आपको अगर पता हो या एक्सपीरियंस हुआ हो, जब आपका सबसे बुरा दौर चल रहा हो, कोई नंबर डायल करना, फ़ोन उठाए तो कहना मुझे। अवॉइड प्लेगियरिज्म। देखो ये प्लेगियरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट आ चुका है। प्लेगियरिज्म क्या है? आजकल क्या हो रहा था कि भाई कहीं से किसी का वर्क उठा के सीधा दिखा दो, तो हमें कॉपी की है नहीं की है ये दिखाने के लिए प्लेगियरिज्म लाना है। मतलब हमने किसी और का उठा के नहीं लाए हैं, इसलिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और देखना, प्लेगियरिज्म रिपोर्ट के बगैर थीसिस सबमिट नहीं होगी। सपोर्ट arguments and statements, demonstrate scholarly research, allow readers to verify information, increase the credibility of the proposal. Where are references used? अब जब रिसर्च प्रपोजल बनाओ ना, तब आपने जो जो रेफरेंस देना हो तो कहाँ कहाँ उसे मेंशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में, लिटरेचर रिव्यू में, ये रिव्यू साथ में लिखना है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, मेथोडोलॉजी, डिस्कशन ऑफ प्रीवियस स्टडीज़, या ऐसा जो भी टॉपिक आपने डाला है वहाँ रेफरेंस का नंबर डाल सकते हो आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रेफरेंसेस, तो रिलेवेंट टू द रिसर्च टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से कॉपी करके डाल ही दिया, जितने डाले उतने अच्छे, नहीं ऐसा मत करो। रिसेंट ऑफेबली विद इन द लास्ट 5 to 10 years। अब देखो रेफरेंस कैसे डालो, हो सके उतने रिसेंट डालो, और करंट तो डालो ही डालो। बहुत पुराने
एक दो तीन हो तो चले, बाकी नए उसमें इंक्लूड करो। फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस, प्रॉपरली साइटेड होना चाहिए। साइटेड के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो ला रहा हूँ। कंसाइटेंट इन इंफॉर्मेटिव स्टाइल, एक पता लगे पढ़ने से ही कि यस ऐसे ऐसे ये है। अब मैं आपको अपना जो रिसर्च प्रपोजल था वो दिखा देता हूँ कैसा था। अब देखो, रिसर्च प्रपोजल की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड है ना, कुछ इस तरह बनाना, जिसमें आप किसके लिए सबमिट कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, फैकल्टी, सब्जेक्ट, टाइटल और आपका नाम। और ये बहुत डेकोरेट मत करना, सिंपल रखना। देखो, साइंस में प्रेजेंटेशंस के साइंस में नहीं सॉरी प्रपोजल के अंदर प्रेजेंटेशन में बहुत डिज़ाइनेबल नहीं चाहिए, सिंपल बट प्रोफेशनल होना चाहिए। फिर एब्स्ट्रैक्ट था। अब एब्स्ट्रैक्ट में आप वो डाल सकते हो इंट्रोडक्शन में, सॉरी रेफरेंस के नंबर मैंने नहीं डाले थे तो हमें कुछ पता भी नहीं था। तो इंट्रोडक्शन, एम एंड ऑब्जेक्टिव, आप ऐसा मत बनाना अलग अलग। अब मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी अपने उस वीडियो में कि जो केमिस्ट्री के सिंथेसिस वर्क होगा तो उन लोगों को एक रिसर्च स्कीम दिखानी होती है, वो एक दिखानी है। अब रिसर्च स्कीम में मैंने क्या किया था, तब तो हमें कुछ नहीं पता था, पूरे मॉलिक्यूल को दिखा दिया था। नहीं, पूरे मॉलिक्यूल को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप एजो बना रहे हो तो एजो दिखाओ और बाकी का आर लिख दो तो भी चले, आर क्या है वो दिखा दो। पर आर क्या है मतलब छोटे से एक फॉर्मेट में, स्पेसिफिक नहीं। तो एक रिसर्च स्कीम दिखानी होती है, बराबर। फिर प्रॉब्लम्स, आउटकम, मेथोडोलॉजी एंड वर्क प्लान, ये रहा रेफरेंस। इस तरह रेफरेंस आपको दिखाने, और ये जो नंबर है ना, ये आपने वहाँ जो लाइन लिखी हो उसमें इसके नंबर दिखाने होते हैं। तो उसमें ऑथर के नाम होते हैं, पूरी जर्नल का नाम होता है, कब पब्लिश हुआ था, पेपर नंबर, वॉल्यूम, ये सब इसमें होता है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो ला रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि रिसर्च पेपर की पूरी डिटेल की इन्फॉर्मेशन। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और लगे कि नहीं ये वर्क किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपके प्लानिंग शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दैट इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जितनी सब्सक्राइबर हो गए शायद उतना ही हमें जुनून चढ़ता जाएगा वीडियो बनाने के। 2 वीडियो ला रहा हूँ, एक रेफरेंस बुक के ऊपर और एक आप रजिस्ट्रेशन से थीसिस सबमिशन, वाइवा और नोटिफिकेशन तक कौन कौन से और किस तरह जाना है उसका पूरा एक वीडियो ला रहा हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।